Class, a very, very good morning to all of you. Good morning to all of you. सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग. सबका रिप्लाई आना चाहिए. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आउट ऑफ योर बेड्स. आउट ऑफ योर बेड्स. चलिए स्टार्ट कर सकते हैं. कैन वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर? चलिए. हाँ, आज हम देखने वाले हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, यानी कि मोशन इन अ प्लेन. ठीक है. सबसे पहले मोशन इन 2 डायमेंशन कैसे दिखेगा ग्राफिकली स्टडी करके देखते हैं. ठीक है. सपोज कीजिए हम एक ग्राफ बनाते हैं इस चीज को डिपिक्ट करने के लिए कि मोशन इन 2 डायमेंशन किस तरह से दिखाई देगा. इस ग्राफ को बिल्कुल अच्छी तरह से हमें स्टडी करना है और हमें मोशन इन 2 डायमेंशन को पढ़ना है. सबसे पहली चीज जो आप ग्राफ में नोटिस करेंगे, समझो हम इस पॉइंट से यानी कि P पॉइंट से Q पॉइंट जाने में हम लोग इंटरेस्टेड हैं. अगर आप P पॉइंट से Q पॉइंट जाने में इंटरेस्टेड हैं तो P पॉइंट से Q पॉइंट तक आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया या आपने जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है वो आपने 2D में ट्रैवल किया. अब ये हमें कैसे पता कि आपने 2D में ट्रैवल किया? एक काम करते हैं, ग्राफ ऐसे लेते हैं. यहां से शुरू हो रहा है ग्राफ और ऐसे जा रहा है. P से Q के बीच में अगर हम बात करते हैं तो P से Q के बीच में अगर हम हमारा पोजीशन वेक्टर बनाए तो दिस थिंग, ये जो लाइन आप देख रहे हो जिसको मैं नाम दे रहा हूं R1 वेक्टर. R1 वेक्टर ये क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P. फिर आपका पॉइंट Q पे पहुंचा तो वहां पे हम और एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे इस तरह से और उसको नाम देंगे हम R2 वेक्टर. व्हाट इज R2 वेक्टर? R2 वेक्टर है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट Q. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में पढ़ा था. पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. अगर हमने ये एक्स एक्सिस पकड़ा है और हमने ये वाई एक्सिस पकड़ा है तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपका बंदे का पोजीशन वेक्टर एक्स और वाई दोनों एक्सिस में लिखा जाएगा. नया वाला पोजीशन वेक्टर और पुराना वाला पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पहले आपका ऑब्जेक्ट P में था फिर आपका ऑब्जेक्ट Q पे. तो P में जो पोजीशन वेक्टर है और Q का जो पोजीशन वेक्टर है वो दोनों एक्स वाई के डोमेन में लिखा जाएगा. कैसे लिखा जाएगा? दिखने के लिए आपका पोजीशन वेक्टर कैसे दिखेगा? अभी तो मैं सिर्फ बोल रहा हूं.
समझो कोई बोलता है कि R1 वेक्टर जरा बताओ कैसे दिखेगा, तो मैं R1 वेक्टर को लिखूंगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये हो गया हमारा R1 वेक्टर। अगर कोई मुझे बोलेगा R2 वेक्टर कैसा दिख रहा है बताओ जरा, तो मैं लिखूंगा R2 वेक्टर बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप। सवाल यह भी उठ सकता है कि हमें तो x1 और y1 डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा, तो x1 और y1 कहां से लेके आए आप डायग्राम में? वह बहुत सिंपल बात है, ये जो आपको P पॉइंट दिख रहा है, इस P पॉइंट को अगर मैं इस तरह से नीचे ड्रॉप करूं तो ये जो पॉइंट होगा ये x1 होगा, और अगर इस पॉइंट को मैं ऐसे ड्रॉप करूं तो ये जो पॉइंट होगा ये y1 होगा। सिमिलरली अगर मैं यहां से एक पॉइंट को ड्रॉप करूं Q पॉइंट से, तो इसका नाम x2 होगा, और अगर मैं उसको y में इस तरह से दिखाऊं तो ये आपका पॉइंट y2 होगा। जो आपने बात यहां पे समझनी है वो ये है कि हमारा जो P पॉइंट है जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट था, उसके पास x कोऑर्डिनेट भी है और उसके पास y कोऑर्डिनेट भी है, और हमारा ऑब्जेक्ट जहां पे गया, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जब Q पॉइंट पे गया तो Q पॉइंट के पास भी x कोऑर्डिनेट भी है और y कोऑर्डिनेट भी है। जब भी किसी बंदे के पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों होगा, इसका मतलब वो बंदा 2 डायमेंशन में होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट हैज x and y coordinates स्लैश, हमने मैथमेटिकल मेथड में कोऑर्डिनेट्स ना बोल के कोई एक नया टर्म सीखा था, उसका नाम था कंपोनेंट्स। अगर किसी बंदे के पास x और y के दोनों के कोऑर्डिनेट्स या कंपोनेंट्स हैं, when an object has xy coordinates or components, then the motion is 2D slash in a plane। बात को समझना बहुत जरूरी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बंदा 2D का मोशन कर रहा है। उसके पास x कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए, उसके पास y कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए, तब हमें यह समझ में आएगा कि अपना बंदा 2D मोशन कर रहा है। इसके पहले लेक्चर्स में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपका बंदा A पॉइंट पे होता है, वो जाता है A से B पॉइंट पे इस तरह से, फिर हो सकता है वो जाता है B से C पॉइंट पे। अगर आप इस जर्नी को नोटिस करोगे, A से B जब वो जा रहा है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, जब वो B से C जा रहा है तो भी वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तो उसके पास एट अ टाइम एक ही कोऑर्डिनेट होता है। जैसे कि ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये वाई एक्सिस में जा रहा है, एट अ टाइम ए से बी स्ट्रेट लाइन, बी से सी स्ट्रेट लाइन। तो ये 1D मोशन हो गया। 1D मोशन का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, यानी कि रेक्टिलिनियर, यानी कि ट्रांसलेशनल। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं 2D, यानी कि मोशन इन अ प्लेन, जो हमारे चैप्टर का नाम है।
तो ये समझना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे पास ये क्षमता कहां से आई ये पहचानने की कि तुम्हारा बंदा सच में 2D कर रहा है। तुम कोऑर्डिनेट्स ढूंढो, तुम कंपोनेंट्स ढूंढो। क्या तुम्हारे बंदे के पास कंपोनेंट्स है एक्स और वाई? अगर है मतलब तुम्हारा बंदा 2D कर रहा है। पर ये चीज वेक्टर के फॉर्म में क्यों लिखी जा रही है? क्योंकि वेक्टर ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें एक बंदे के कंपोनेंट्स या कोऑर्डिनेट्स को समझने में मदद कर सकती है। जैसे कि मैंने अभी ये R1 वेक्टर लिखा, किसी को भी आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसने मैथमेटिकल चैप्टर पढ़ा है मेरे से तो उसको समझ में आ रहा होगा कि R1 वेक्टर में x1 और y1 R1 के कंपोनेंट्स है, x2 और y2 R2 के कंपोनेंट्स है। R1 वेक्टर क्या है? R1 वेक्टर आपके पोजीशन है, आप उसको इनिशियल पोजीशन भी बोल सकते हो। और R2 क्या है? आपकी फाइनल पोजीशन। तो हम लोग ये भी लिखेंगे यहां पे, we'll write this also। R1 के लिए हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? This is our initial position। और हम R2 के लिए क्या लिखेंगे? ये है हमारी फाइनल पोजीशन। पर मैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्यों बोल रहा हूं बार बार? क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन बोल के मुझे कुछ याद आ रहा है? क्या मैंने कभी बचपन में ऐसा पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बीच में बात करना? क्या हमने यही डिस्प्लेसमेंट का मतलब सीखा था? अगर हमने मोशन इन 1D पढ़ा था तब हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या सीखा था? सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में बात करो, उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट में बात करने के लिए तैयार हूं। क्यों बात करने के लिए तैयार हूं मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में? क्योंकि मैंने स्केलर्स एंड वेक्टर पढ़ा है। अब मैंने स्केलर्स एंड वेक्टर्स कैसे पढ़ा है, बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको बात समझ में आएगी। ये पॉइंट इनिशियल है, ये पॉइंट फाइनल है। अगर मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में इंटरेस्ट है तो मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं, अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट है तो जरा ज्वाइन कर दो इसको। ये देखो, जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, द ग्रीन लाइन व्हाट यू आर सीइंग इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम P टू Q। आपने R1 वेक्टर देखा, आपने R2 वेक्टर देखा, तो ये ग्रीन लाइन क्या होगा? व्हाट विल बी दिस ग्रीन लाइन? दिस ग्रीन लाइन कैन बी रिटन एज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यानी कि मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट किसको? डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट को? मैं डिस्प्लेसमेंट को लिख रहा हूं डेल्टा R वेक्टर, जो होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब आप लोग मुझे सवाल भी पूछ सकते हो, सर आपको कैसे पता ऐसे लिखना है, मुझे कैसे समझेगा? तो आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक याद रखना है। क्या बेसिक याद रखना है? कि जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो मैं फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को माइनस करूंगा। जब भी मैं क्या निकालूंगा? डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो मैं फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को माइनस करूंगा। अब हो सकता है कि आप बोलोगे नहीं नहीं सर, मतलब कैसे फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को माइनस करना, ये कब किया हम लोगों ने? किया है, अगर आपको याद होगा तो चलो एक फटाक से एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि आपका दिमाग चलना शुरू हो जाए कि कैसे मैंने R2 माइनस R1 लिखा। मैंने पिछले लेक्चर्स में पिछले से पिछले लेक्चर में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको करवाया था। अगर आपने उस एग्जाम्पल पे ध्यान दिया हो तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा था, सब लोग का ध्यान यहां पे होना चाहिए। ये एक लाइन है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ओरिजिन से बी पॉइंट की दूरी 4 मीटर की है, ओरिजिन से ए पॉइंट की दूरी 2 मीटर की है। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है। आपके बंदे ने अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम
A to B, calculate displacement। सिंपल सा सवाल, सिंपल सा सवाल। आधे लोग ने जवाब देना भी शुरू कर दिया, तकरीबन 15-20 लोग का रिप्लाई भी आ गया कि सर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर का है। मतलब तुम लोग को नॉलेज थी, मतलब तुम लोग को पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं, पर मेरा सवाल यह है कि तुम लोगों ने 2 मीटर कैलकुलेट कैसे किया। आसान तरीका यह है, आसान तरीका यह है कि आप ए से बी तक चलो और देखो कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, परंतु मैथमेटिकली आप किसी को कैसे बताओगे, आप मैथमेटिकली किसी को कैसे समझाओगे। आप मैथमेटिकली किसी को ऐसे समझा सकते हो। स्टेप 1, आप एक काम करो, ओबी में से ओए माइनस करो तो आपको ए बी मिलेगा। बराबर, बराबर। अब क्या करो, ओबी में से ओए माइनस करो तो आपको ए बी मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है, व्हाट इज द सेकेंड तरीका, आप इसको x2 मानो, आप इसको x1 मानो, क्योंकि ऐसा मैंने पिछले लेक्चर में किया था, और आप इसको डेल्टा x मानो। तो सेकेंड तरीके में आप लिखोगे x2 माइनस x1 बराबर डेल्टा x एंड दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप फाइनल आंसर निकालना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा 4 में से 2 माइनस किया तो आपका आंसर 2 आया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या सब लोग की बत्ती जल गई कि अगर मुझे 2 पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फाइनल पॉइंट, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनिशियल पॉइंट को माइनस करना पड़ेगा। ओबी क्या है, व्हाट इज ओबी, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फाइनल पॉइंट। व्हाट इज ओए, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इनिशियल पॉइंट। फाइनल माइनस इनिशियल मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है, पर किसके रिस्पेक्ट में देता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देता है। हमने ये न्यूमेरिकल किया हुआ है अगर आपको याद आएगा तो। अगर मुझे ये चीज समझ में आती है तो मुझे ये चीज भी तो समझ में आती है। व्हाट इज R2 वेक्टर, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपके ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन। व्हाट इज R1 वेक्टर, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपके ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन। तो व्हाट विल बी माय डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर will give me my displacement, that will be delta r, जो p से q तक जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, R2 वेक्टर will be x2 i cap प्लस y2 j cap माइनस x1 i cap प्लस y1 j cap। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अभी R2 और R1 की वैल्यू निकाली थी, मैंने खाली R2 की वैल्यू यहां पुट की, R1 की वैल्यू यहां पुट की। फिर मुझे बचपन में कहीं पे बताया गया था कि तुम जरा कॉमन वॉमन ब्रैकेट वैकेट भी ओपन करने की क्षमता रखते हो, करो जरा वो भी। आई कैन राइट डेल्टा आर वेक्टर एज, जरा ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन करो, आई कैन राइट इट एज x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। अब मैं इतनी उम्मीद रखता हूं कि तुम्हें ब्रैकेट ओपन करने के बाद कॉमन लेना वो सब तो आता होगा। ये चीज जो आपने लिखी है ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। मैंने हर बार इस बात पे इंसिस्ट किया है कि पहले आप थ्योरी को अच्छी तरह से समझें। एक बार थ्योरी दिमाग में उतरती है, न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली समझता है। डायरेक्टली न्यूमेरिकल की तरफ भागना इज नॉट एन ऑप्शन। फर्स्ट लुक एट द कंसेप्ट, पहले कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझो कि अगर मेरे पास 2 वेक्टर होंगे तो मैं किस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा। दिमाग में चीजें फिट करें।
जब मुझे डिस्प्लेसमेंट मिला तो खुशी इस बात की है कि मुझे डिस्प्लेसमेंट भी 2D फॉर्मेट में मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, डिस्प्लेसमेंट भी 2D फॉर्मेट में ही मिलेगा, क्योंकि जब आप मोशन इन 2D पढ़ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर भी 2D फॉर्मेट में आने वाला है। इसमें क्या डरने वाली बात क्या है? अच्छी वाली बात है इसमें, नो टेंशन। क्या हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ऐसा लिखो, ऐसा लिखो। कैसे लिखो? डेल्टा आर वेक्टर बराबर, इस चीज को क्या लिख सकते हो? डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। पर फिर एक बच्चे ने बोला, अरे सर मुझे x2 और x1 तो दिखाई दे रहा है, मुझे y2 और y1 तो दिखाई दे रहा है, डेल्टा x किधर है ना? डेल्टा x तुम्हारी आंखों के सामने है, बस देखने की जरूरत है। क्या मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में यहां से लेके यहां तक डेल्टा x लिख सकता हूं? सर कैसे? ऐसे, ऐसे। जैसे तुमने ओरिजिन से बी पॉइंट और ओरिजिन से ए पॉइंट के बीच में, इन दोनों के बीच में डेल्टा एक्स लिखा था, वैसे ही मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डेल्टा एक्स लिखा। एंड सर डेल्टा वाई किधर है? तुम्हारी आंखों के सामने है, ये रहा डेल्टा वाई। तो बातें समझ में आ रही है? अच्छा, हाँ हाँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स के बारे में, तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट भी होगा, हमारे पास वाई कंपोनेंट भी होगा। तो एक्स में आने वाला बदलाव ये रहा, y में आने वाला बदलाव ये रहा, और x में आने वाला बदलाव प्लस y में आने वाला बदलाव टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा मुझे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का बदलाव। क्योंकि आप 2D पढ़ रहे हो, इसलिए आपके पास x कंपोनेंट भी है और आपके पास y कंपोनेंट भी है, और डिस्प्लेसमेंट आपके सामने हाजिर है। और ये है हमारा पेज नंबर 1। हा या ना? मैथमेटिकल मेथड चैप्टर का यूज देखो खाली, हा या ना। ऑल ऑफ यू शुड बी आउट ऑफ योर बेड्स, क्विक एंड क्लियर रिप्लाईज आने चाहिए, वरना मैंने मुंह तोड़ देना है सब लोगों का। क्विक एंड क्लीन रिप्लाईज आने चाहिए। कैन आई मूव फॉरवर्ड? कैन आई मूव फॉरवर्ड? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार हमारे हाथ में डिस्प्लेसमेंट आ गया तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही एक ऐसी चीज है जो बाकी चीजें निकालने के काम आती है। पर बच्चे ने सवाल पूछा, सर बाकी क्या? आप डिस्प्लेसमेंट के अलावा क्या निकालने की उम्मीद रखते हैं? मैंने कहा क्यों ना हम एवरेज वेलोसिटी निकालें। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालें। तो जरा बातचीत करते हैं। बातचीत ऐसी है कि द टाइम टेकन by the object to travel from P to Q is delta T. What can delta T be written as? T2 minus T1. टेंशन लेने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात। T2 माइनस T1 कहां से आया? कैसे लिखा आपने? डेल्टा टी कैसे लिखा? क्या क्या हर चीज क्या डेल्टा में लिखी जा रही है, इसलिए टाइम भी डेल्टा में लिख रहे हो सर आप? नहीं, ऐसा नहीं है।
समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है, जरा बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। हमने ऐसा सपोज किया, माना, हमने ऐसा माना कि सपोज, सपोज क्या, सच में ही ऐसा है, फिर भी सपोज लिख रहा हूं। सपोज द ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट P at time t1, then the object reaches point Q at time t2। जब टाइम t1 हो रहा था तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट पॉइंट P पे था, जब टाइम t2 हो रहा है तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट पॉइंट Q पे है। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि नहीं, कि P से लेके Q तक जाने के लिए उसको t2 माइनस t1 ही टाइम लगा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए जब वो P पे था तो 10 बज रहे थे, जब वो Q पे पहुंचा तो 10:20 हो रहे हैं, AM AM। तो अगर तुमसे अभी किसी ने यह पूछा कि उस भाई को P से Q जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो तुम्हारा जवाब 20 मिनट्स है या नहीं है। पर तुमने 20 मिनट्स कैसे निकाला, तुमने ऑब्वियस ही बात है T2 माइनस T1 किया, तभी तो तुम्हारा 20 मिनट्स आया। तो ये कोई फैशन नहीं है, ये दिमाग की समझने वाली बात है। ऐसा नहीं है हर चीज डेल्टा डेल्टा में लिख रही है इसलिए ये भी डेल्टा में लिख रहे हैं, नहीं। कंसेप्ट समझो कि जब P पॉइंट पे थे तब T1 टाइम हो रहा था, जब Q पॉइंट पे आए तब T2 टाइम हो रहा है, तो यहां से यहां आने के लिए T2 माइनस T1 टाइम निकाला। फिर बच्चे ने सवाल पूछा, सर टाइम किस खुशी में निकाल रहे हो। टाइम इस खुशी में निकाल रहे हैं क्योंकि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। बोले अच्छा, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टाइम की जरूरत पड़ेगी। हां, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे सर, वेरी सिंपल, पेज नंबर 3, एवरेज वेलोसिटी बराबर, मेरी नॉलेज के हिसाब से तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो लिखो भाई चुपचाप, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बहुत ही बढ़िया सर, थोड़ा और अच्छे से, वी एवरेज, ओके ओके, डेल्टा आर वेक्टर, वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। टाइम के ऊपर वेक्टर मत डाल देना, टाइम वेक्टर नहीं होता। सर वेरी गुड, सर वेरी गुड। वी एवरेज बराबर इक्वल टू डेल्टा आर, अभी अभी निकाला था अगर आपको याद होगा तो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप होल डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, टाइम है t2 माइनस t1। थोड़ा और अच्छे से, मुझे मैथमेटिक्स इस बात की पावर देता है कि इसको मैं पकड़ पकड़ के डिवाइड मार सकता हूं, इसको मैं पकड़ पकड़ के डिवाइड मार सकता हूं, थोड़ा और अच्छे से लगेगा। v एवरेज वेक्टर कैन बी रिटर्न एज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 पूरा बाहर आई कैप प्लस y2 माइनस y1 t2 माइनस t1 पूरा बाहर जे कैप। बेटर लग रहा है, थोड़ा और बेटर लगवाते हैं। V average can be written as, this can be written as V average in x direction with an I cap plus V average in y direction with j cap। ये देख के तो मजा ही आ गया। मतलब सर हमने एवरेज वेलोसिटी को भी वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, और हमें ये चीज क्या बता रही है, व्हाट इज दिस थिंग, ये चीज हमें क्या बता रही है, ये चीज हमें बता रही है कि ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है एक्स दिशा में। ये चीज हमें ये बता रही है कि ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है
y की दिशा में। क्योंकि आप 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हो, इसलिए हर जगह पे यह बताना जरूरी है कि x का कंपोनेंट क्या है, y का कंपोनेंट क्या है। जब मैंने पहला पेज लिखा तब मैंने ये चीज पक्का मेंशन की कि एक ऑब्जेक्ट के पास x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा। ये मेरा लिखने का मतलब ये था, आप डिस्प्लेसमेंट की बात करो या वेलोसिटी की बात करो, दोनों में आपके पास x और y कंपोनेंट दोनों होने चाहिए। कृपया करके टाइम के टाइम एक्स और वाई कंपोनेंट ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि टाइम एक वेक्टर नहीं है, टाइम एक स्केलर है। तो ऐसा मत सोचना कि टाइम का भी एक्स कंपोनेंट होगा, टाइम का भी वाई कंपोनेंट होगा, ऐसा नहीं होगा। टाइम टाइम होता है, वो स्केलर है। उधर एक्स और वाई कंपोनेंट ढूंढने की कोशिश मत करना। पर जब मैंने पहले पेज में आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया तो हमने वहां पे एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट ढूंढे। जब मैंने आपको अभी एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया तो भी हमने एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट ढूंढे। और ये बात आई थिंक सबको समझ में आ रही। पर बच्चे का सवाल यह है कि सर, जहां तक मैंने स्केलर्स एंड वेक्टर चैप्टर पढ़ा है या जहां तक आपने हमें मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर पढ़ाया है, उसके हिसाब से तो ये एक वेक्टर फॉर्म है। मैंने कहा हाँ, सही बोल रहा हूं, वेक्टर फॉर्म ही है। मतलब सर, क्या मैं सही समझ रहा हूं कि अगर किसी ने मुझे ऐसा कभी कोई एग्जाम्पल दे दिया तो मुझे टेंशन में नहीं आ जाना है? मैंने कहा बिल्कुल सही, नहीं आना टेंशन में। पर सर, ये तो वेक्टर फॉर्म है ना। आप मुझे इसमें से ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि 3 उसकी एवरेज वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है और 4 उसकी एवरेज वेलोसिटी वाई एक्सिस में है। मैंने कहा हाँ, सही समझ रहे हो, मैं सही समझा रहा हूं, तुम सही समझ रहे हो। बोले सर, पर उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? टोटल 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 एक्स में कितनी है और वाई में कितनी है? ये ठीक है, ये मुझे समझ में आया, पर टोटल कितनी है? मैंने उसको बोला टोटल कितनी है तुम मुझे बताओगे, क्योंकि तुमने मैथमेटिकल चैप्टर पढ़ा है। तो थोड़े देर तक भाई ने अपना दिमाग खर्चा किया और फिर उसने बोला सर मुझे याद आ गया, सर मुझे याद आ गया, आपने रिजल्टेंट निकालना सिखाया था। तो अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं अंडर रूट ऑफ वी एवरेज एक्स वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वी एवरेज वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करूंगा तो मुझे टोटल एवरेज वेलोसिटी मिलेगी उस बंदे की। यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। आधे लोग ने इसका आंसर भी बताना शुरू कर दिया। लगे हाथ एक और नॉलेज, अगर आपको याद होगा तो हमने डायरेक्शन निकालने के लिए एक फॉर्मूला सीखा था, टैन थीटा। और डायरेक्शन होता था y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। v एवरेज y कंपोनेंट अपॉन v एवरेज x कंपोनेंट। ये चीज का इस्तेमाल हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर में भी किया था, अगर आपको याद आएगा तो। जब मैंने वो मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इस्तेमाल किया था, तब मैंने टैन थीटा लगाया था बी वाई अपॉन बी एक्स। जब भी आप टैन थीटा निकालते हैं इट इज ऑलवेज वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। ये दोनों बातें आप मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में सीख के बैठे हो। तो ऐसा नहीं है कि 2D वाले 2 डायमेंशनल टॉपिक के अंदर तुम सामने वाले को एक फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते। बता सकते हो, अगर किसी ने मुझे ये वेलोसिटी बताई तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल के सामने वाले को बता सकता हूं ना कि तेरा एवरेज वेलोसिटी इतना था। मैंने मैथमेटिकल चैप्टर पढ़ा है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? थर्ड पेज इज क्लियर विथ एवरीबॉडी, कम ऑन गिव मी यस और नो।
डन है, आगे बढ़ा जाए। अब सामने वालों का डिमांड है कि सर एवरेज वेलोसिटी तो सर समझ में आ गया, पर सर अगर मुझे सामने वालों ने इंस्टंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए बोला तो? क्योंकि मैंने अभी कल परसों ही इंस्टंटेनियस वेलोसिटी पे मैंने आपको खुद सामने से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया, वो डेरिवेटिव वाला सर, ऐसा dx/dt वाला सर। तो हमने उसको जवाब दिया, भाई तुम टेंशन क्यों लेते हो, जब तुम्हें डेरिवेटिव करना आता है और तुमने डेरिवेटिव में हमें एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाया, तो टेंशन किस बात की, बस बेसिक ध्यान में रखो और आगे बढ़ो। चौथा पेज, अगर हमें इंस्टंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए तो काम आसान है, काम आसान है। आपकी वेलोसिटी इंस्टंटेनियस आएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अगर आपको याद आएगा तो लिखने के लिए ऐसे ही लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डाल देते हैं। पर अगर आपको पता होगा, अगर आपको पता होगा तो ये सिर्फ लिखने के काम में है, असलियत में हम डेरिवेटिव करते हैं। जो भी हमको डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं। मतलब असलियत में हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, असलियत में हम फॉर्मूला लिखेंगे डी आर बाई डी टी, ये असलियत है। और ये करना आपने पिछले लेक्चर में सीखा, आपने पिछले लेक्चर में खुद डेरिवेटिव करना सीखा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2D में भी वैसी डेरिवेटिव होगा जैसे 1D में किया, एग्जाम्पल लेंगे क्लियर होगा, उसका टेंशन मत लो। बस फिलहाल ये मत सोचो कि कल जो पढ़ा और आज जो पढ़ा वो अलग अलग है। कल जो पढ़ा और आज जो पढ़ा बिल्कुल सेम है। कल तुमने डेरिवेटिव किया, आज भी तुम्हें डेरिवेटिव ही करना है। बस आज तुम्हें 2D में डेरिवेटिव करना है, कल तुमने 1D में डेरिवेटिव किया। पर 2D में डेरिवेटिव कैसा दिखेगा, एग्जाम्पल लेंगे तुम्हें समझ में आएगा। क्या सर इसको थोड़े और अच्छे से लिख सकते हैं? लिख सकते हैं अच्छे से। कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखो, dx बाय dt आई कैप प्लस dy बाय dt जे कैप। और इसको देख के डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हारा जो आर वेक्टर है उसके पास x कंपोनेंट भी है, उसके पास y कंपोनेंट भी है। अगर r वेक्टर का डेरिवेटिव हो रहा है तो उसके x कंपोनेंट का भी डेरिवेटिव होगा, उसके y कंपोनेंट का भी डेरिवेटिव होगा। क्योंकि तुम्हें पता है कि r वेक्टर x और y दोनों से मिलके बनता है, i कैप और j कैप दोनों से मिलके बनता है। ये तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्चुअल फॉर्मूला है। किसी बंदे ने बोला सर ये भी तो वेक्टर फॉर्म ही है, दिस इज ऑल्सो वेक्टर फॉर्म। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है। बोले सर उसके पहले ना मैं एक कन्फेशन करना चाहता हूं। बोला क्या कन्फेशन है? बोला सर मुझे ना एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आई है कि जब भी सामने वाली पार्टी मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगी, इसका मतलब मुझे जो भी डिस्प्लेसमेंट दिया होगा मैं उसका डेरिवेटिव कर दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा है। तुम्हें जो भी डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, अगर तुमने उसका डेरिवेटिव कर दिया तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। जितने जल्दी ये दिमाग में डालोगे उतना जल्दी तुम्हारा फायदा हो जाएगा। और आखिर में तुम्हें पता ही है वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे वो खुद ही बोलेगा कि कितने टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है, पुट कर दो। वैसे यहां से लेके यहां तक का जो स्टेप है, वैल्यू पुट करने के पहले जो स्टेप है, ये स्टेप आप लोग
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर दिया होगा ना, उसका डेरिवेटिव करो तो तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मिल जाएगी, तुम्हें एवरेज वेलोसिटी भी मिल जाएगी, दोनों में फायदा है। पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है। वो एक स्टेप क्या है? तुम्हें वैल्यू पुटअप करनी पड़ती है। जब तुम वैल्यू पुटअप करते हो तो तुम्हें उस वैल्यू के लिए आंसर मिलता है, इसलिए तुम उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हो। अगर तुमने कल ये चीज देखी होगी, अगर हम कल के एग्जाम्पल्स देखें या इसके पहले वाले लेक्चर के एग्जाम्पल्स देखें तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी। बिल्कुल ध्यान से देखना। ये आपका पहले वाला लेक्चर था, ये आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था। मैं 1D की बात कर रहा हूं, मैं 2D की बात नहीं कर रहा। 2D के एग्जाम्पल अभी तक से मैंने लिए नहीं है, 1D की बात कर रहा हूं। तुमने 1D को सॉल्व किया, देखो तुमने उसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव किया, पूरा पूरा डेरिवेटिव किया, अंत में तुम उसको यहां तक लेके आए। ये 20t-5 क्या है? ये 20t-5 आपकी एवरेज वेलोसिटी है। पर जब तुमने 20t-5 में 3 पुट किया, तब तुम्हें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आंसर मिला। क्योंकि जब तक तुम कोई वैल्यू पुट नहीं करते तब तक तुम्हें इंस्टेंटेनियस आंसर नहीं मिलता। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। व्हाट इज 55 मीटर्स प्रति सेकेंड? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स। तो टेंशन में मत आ जाना कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें यह इक्वेशन दी जाए और बोली जाए पता हो एवरेज वेलोसिटी कितनी है। टेंशन में मत आ जाना कि सर एवरेज वेलोसिटी इक्वेशन से कैसे निकालेंगे। डेरिवेटिव करने का, आखिर तक लाके छोड़ देने का। अगर सामने वाली पार्टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगी तो तुम्हें वो सामने से बताएगी कि कितने सेकंड पे बताना है। तो तुम्हारा काम इजी है, पूरा का पूरा डेरिवेटिव करने का, आखिर में वैल्यू पुट करके इंस्टेंटेनियस बता देने का, काम खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। कम बैक टू द क्वेश्चन कि सर ये चीज जो आप हमें दिखा रहे हो ये तो सर वेक्टर फॉर्म है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़ा है। बोले तो सर इसका मतलब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालो। बिल्कुल सही बोला तुमने। वी वेक्टर बराबर, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट ऑफ dx बाई dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर। सर इसका मतलब tan थीटा भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। मतलब सर हर चीज जो है वो रिपीट हो रही है, बस 2D में रिपीट हो रही है। और मुझे आई कैप और जे कैप दिखने लग गए हैं और मुझे मैग्नीट्यूड और टैन थीटा दिखने लग गया। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा, कुछ गलत नहीं कह रहा, एकदम सही कह रहा। अब सवाल ये उठता है कि सर एक एग्जाम्पल हो जाए तो सर बहुत मजा आ जाए। ऐसा नहीं है सर कि मुझे समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आया, बट सर जब तक एक एग्जाम्पल नहीं दिखता ना सर वो फीलिंग नहीं आती सर। तो एग्जाम्पल हो जाए उसके बाद पूछा जाएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5वां पेज, एग्जाम्पल। सामने वाली पार्टी तुम्हें कहती है, सामने वाली पार्टी तुम्हें कहती है कि तुम्हारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5t आई कैप प्लस 10t² जे कैप। क्या क्या सनवी, क्या आपने दोनों जगह पे क्या लिया है? सर आपने दोनों जगह पर dt लिया है, dr नहीं लिया। मुझे समझ में नहीं आया, किधर dt लिया है किधर dr नहीं लिया है।
अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हो और आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया है तो शायद आप ये सवाल नहीं पूछोगे। इट इज ऑलवेज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक्स को मैंने, आर को मैंने ब्रेक किया है खाली, यहां से लेके यहां तक के स्टेप में मैंने सिर्फ उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है। सनवी, आर वेक्टर एक्चुअल में एक्स और वाई वेक्टर है। आर वेक्टर के पास एक्स कंपोनेंट है, आर वेक्टर के पास वाई कंपोनेंट है। सनवी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामने वाली पार्टी आपसे कहती है कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब आपने टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यू डोंट हैव टू टेक टेंशन। आपको पता है कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है तो सबसे पहले अपनी नॉलेज ठीक करो। नॉलेज में क्या है कि क्या आपको एक एक्स कंपोनेंट दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट का? वेरी गुड, खुशी मनाने की जरूरत है। क्या आपको y कंपोनेंट दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट का? वेरी गुड। इसका मतलब पक्का ये क्वेश्चन 2D को बिलोंग करता है। अब सामने वाला हमें कुछ भी पूछ ले, हमें टेंशन नहीं है। अगर सामने वाला मुझे वेलोसिटी पूछेगा, भले वो एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो, जैसे अभी आप देख सकते हो मैंने यहां पे पूछा नहीं कौन से टाइम पे वेलोसिटी बतानी है, पर अगर पूछे ना पूछे मुझे पता है कि अगर मैंने इस बंदे का डेरिवेटिव कर दिया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। कैसे करेंगे डेरिवेटिव? बिल्कुल ध्यान से देखना। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम करेंगे dx बाई डी टी। हमें लिखना चाहिए d बाई डी टी, एक ब्रैकेट डालना चाहिए, पूरा का पूरा x उठा के यहां पे लिख देना चाहिए 5t आई कैप प्लस 10t स्क्वायर जे कैप ब्रैकेट। पूरा का पूरा हमने x उठा के लिख दिया। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट d बाई डी टी इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका? डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी देता है। तो इस x की जगह पे लगे तो इस x को एक ब्रैकेट इधर ही डालो ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये डेरिवेटिव बोलते हैं इसको और इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये अक्खा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था, उसको उठा के मैंने यहां पे पुट कर दिया डायरेक्टली। अब क्या सर? अब कुछ नहीं, ब्रैकेट के अंदर घुसो। आक्रमण d बाई डी टी 5t आई कैप, बहुत बढ़िया, प्लस d बाई डी टी 10t स्क्वायर जे कैप। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बेसिक दिमाग में रखना है और आगे बढ़ना है। अब बेसिक के हिसाब से v वेक्टर बराबर, पहले तो चुन्नू मुन्नू लोगों को बाहर निकालो। चुन्नू मुन्नू मतलब कांस्टेंट बिंस्टेंट सब बाहर निकालो। 5 कांस्टेंट है, आई कैप कांस्टेंट की जैसा ट्रीट करेगा, बाहर निकालो। 5 आई कैप बाहर की तरफ, अंदर बचेगा सिर्फ dt बाई डी टी। 5 आई कैप बाहर, सिर्फ t का डेरिवेटिव होगा, प्लस इधर 10 जे कैप बाहर निकालो, यहां पे बचेगा डी टी, सिर्फ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव। प्लस 10 जे कैप
इसका डेरिवेटिव याद है? डेरिवेटिव याद है? कल तुमने मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है एक, इसलिए मैंने कल तुम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व करवाया ताकि आज तुम लोग सर ना पटको। 2t, और जरा अच्छे से लिखो, 5i कैप प्लस 20t j कैप। हाजिर है आपकी वेलोसिटी। अगर आपको t का वैल्यू गिवन होगा तो वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप। जैसे कि मैंने t का वैल्यू अभी आपको नहीं दिया क्योंकि मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि t का वैल्यू दे के खाली इंस्टेंटेनियस की तरफ चले जाओगे, बस इतना बताना चाहता हूं। वो स्टेप तो आप कर ही सकते हो। अगर मैंने आपको अभी बता दिया कि t की वैल्यू 2 है या t की वैल्यू 1 है तो पुट करने में आपको कितना टाइम लग रहा है? मुद्दा वो है ही नहीं। चलो मान लो कि t बराबर 1 है तो आपको पुट करने में कितना टाइम लग रहा है? और इसके बाद आपको v का मैग्नीट्यूड निकालने में कितना टाइम लगेगा? वो सब काम तो यार हम बचपन से करते आ रहे हैं, उसका थोड़ी हमें कुछ टेंशन है। पर मुद्दा यह था कि क्या तुम्हें यहां से यहां तक आने की जर्नी समझ में आ रही है? किया कुछ नहीं है। कल का लेक्चर और उसके पहले का लेक्चर अगर ध्यान से सुना होगा, मैंने पहली बार जब मोशन इन अ प्लेन चालू किया था ना, तब मैंने तुम्हें एक डायलॉग बोला था कि तुम जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, ये टॉपिक जो मैं स्टार्टिंग में मैंने मोशन इन अ प्लेन का पहला वाला टॉपिक जो पढ़ाया था ना 1.1 लेक्चर में, तब मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी कि ये चीज स्किप कर दी गई है। एक्चुअल में चैप्टर यहां से शुरू होना चाहिए, इसके पहले की सारी चीजें स्किप कर दी गई थी। पर फिर भी मैंने तुम्हें बोला कि मुझे कुछ पार्ट तुम्हें पढ़ाना है, और मैंने तुम्हें वो पार्ट इसलिए पढ़ाया क्योंकि अगर तुमने वो पार्ट नहीं पढ़ा होता तो तुम यहां पे अपना सर पटक रहे होते कि सर तुम ये कैसा किया, सर ये डेरिवेटिव कैसा, सर वो कैसा। पर क्योंकि तुमने वो 2 लेक्चर्स पढ़े तुमको ये लग रहा है हलवा, अगर सच में लग रहा है तो। वरना आधे बच्चे बोलेंगे सर आपको हर चीज हलवा लगती है, हमारे यहाँ पे हवा टाइट हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो। दिखने में टफ है, दिखने में टफ है, इजी है, एकदम इजी है। समझ गया? सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए। एवरीबडी शुड बी रिप्लाइंग। पार्थ पाटिल, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? क्या नहीं समझ में आपको पार्थ पाटिल? हाँ अनम्यूट किया है, बताओ। This last step. हाँ What? Last step. लास्ट स्टेप में मैग्नीट्यूड निकाला बेटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड हाउ यू कैलकुलेट। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर अटेंड किया है? नहीं सर। इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। ये जो मैंने अभी स्टेप लिखा था, ये देखो, ये देखो आप, ये वेक्टर फॉर्म होता है। इस वेक्टर फॉर्म का ये वाले बंदे का स्क्वायर, ये वाले बंदे का स्क्वायर अंडर रूट करने के बाद आप उस बंदे का मैग्नीट्यूड निकाल पाते हो। यस सर। ठीक है, तो आपने हाँ। मैथमेटिकल मेथड चैप्टर अटेंड नहीं किया है इसलिए शायद आपको प्रॉब्लम हो। पर दिमाग में फिलहाल फिट करके रखिए कि किसी भी वेक्टर फॉर्म से अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो आप इस तरह से करते हो। कैसे करते हो बिल्कुल ध्यान से देखो। 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। यस सर। चलो हाँ। ओके। दीक्षा पाटिल 2t कैसे आया? दीक्षा कल का लेक्चर अटेंड किया था बेटा? दीक्षिता पाटिल, डिड यू अटेंड यस्टरडेज लेक्चर? हाँ, फिर प्रॉब्लम होती है, इसीलिए बोला रेगुलरली लेक्चर अटेंड करो वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है जो हमने पिछले टू पिछले लेक्चर में सीखा था।
x रेज टू n का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिलता है n x n माइनस 1। तो ये सामने आता है। ठीक है सर, हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करने दो। अरे उसके बिना हमारी शाम कैसे ढलेगी? जब तक मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल ना दूं और तुम लोग से सॉल्व ना करवा के लूं, तब तक बात कैसे ढलेगी? पर मैं उसके पहले ये जानना चाहता हूं कि भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूं और भाई तुम लोग बैठे हो, तुम लोग सर क्या किया सर, हम लोग को कुछ नहीं आ रहा। तैयार? मैदान में उतारने के लिए तैयार? तुमने स्पार्टन्स 300 मूवी देखी? 300 स्पार्टन्स? चलो जान दो, मेरे में एनर्जी रहती है, मेरे में ही एनर्जी है। तैयार? आर यू रेडी? देखते हैं कौन कितनी जल्दी आंसर लेके आता है। कम ऑन, कम ऑन। तैयार है सब लोग पेन और पेपर के साथ? चंद्र प्रभा का आंसर आया। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अबे क्या बोलती बंद हो गई क्या? दीक्षिता पाटिल का आंसर है 5√2/2। आदित्य प्रजापति का आंसर है सर प्रीवियस वाला सम दिखाइए। पायल का आंसर है 5/√2। रे निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन। रे निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन। 5√2 नीतीश मौर्य का आंसर है। सत्यम का आंसर है 0। सत्यम 2579 का आंसर 0 है। क्रिश पटेल एग्जाम में आंसर लिखने वाले सर शायद 0 होगा। क्रिश आर यू गोइंग टू राइट शायद 0 होगा इन एग्जाम? दैट्स ग्रेट क्रिश। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। सर चीटिंग है सर, सर चीटिंग है। आपने किया हुआ एग्जाम्पल और हमें दिया हुआ एग्जाम्पल सर अलग है। आपने चीटिंग किया, चीटिंग नहीं किया, इसको चीटिंग नहीं बोलते, इसको दिमाग दौड़ाना बोलते हैं। बच्चे हो क्या? सिमिलर सिमिलर न्यूमेरिकल दूंगा और तुम लोग डांस करोगे ये मैंने सॉल्व किया। तुम्हारे पास खुद का भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझे एग्जाम में लेके नहीं जाने वाले तुम लोग साथ में। अगर तुम्हें ये बंदा दिया हुआ है, क्या तुम ये इक्वेशन में एक चीज नोटिस किया? द डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट
ऑफ टाइम। कहीं पे भी तुम्हें टाइम के बारे में कुछ हरकत दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। और अगर तुमने वेलोसिटी निकालनी है तो तुमने dx बाई dt करना ही नहीं करना। चलो समझो तुम्हें ये नहीं पता था, व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम तुम्हें नहीं समझता, पर तुम्हें बेसिक तो पता है। तुम्हें ये तो पता है कि कभी भी मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया जाएगा तो मैं उसके साथ डेरिवेटिव करके आगे बढ़ूंगा। कैसे डेरिवेटिव करूंगा मैं? d बाई डी टी लिखूंगा, एक ब्रैकेट डालूंगा, 5i कैप प्लस 5j कैप ब्रैकेट। अगला स्टेप मैंने क्या समझाया तुम्हें? d 5i कैप बाई डी टी प्लस d बाई डी टी ऑफ 5j कैप। क्या यहां पे कोई भी t का टर्म है? एनी t का टर्म, एनी टर्म विथ t। क्या आपने यहां नोटिस किया कि यहां पे एक t का टर्म था और आपने कांस्टेंट को बाहर निकाला, डेरिवेटिव सिर्फ t वाले टर्म का किया। वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अगर आपने कल का लेक्चर, उसके पहले का लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको समझ में आएगा। 0 प्लस 0 इसका मतलब वेलोसिटी है, 0 मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब है कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। पुट भी करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। अरे अरे ओए, चलो मेरे साथ गाना गाओ, चलो कहां से बोले? निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिलोन। मेरे को उतना ही आता है, मेरे को उतना ही आता है, तुम लोग भी उतना ही गाओगे। मजा आ भी गयो, मजा आ भी गयो। हाँ, कल उतारा था कि नहीं उतारा था पानी में तुम लोग को? अब तो तैरना सीख जाओ, अब तो तैरना सीख जाओ। मजा आ भी गयो, मजा आ भी गयो। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट? ये सिर्फ एक थोड़ा झटका देने के लिए दिया था। समझ में आया? समझ में आया? 2D में पता लगाया जा सकता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि नहीं, डेरिवेटिव करके। अगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, तुम्हें कहीं पे भी टाइम नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हें कहीं पे भी टाइम नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज टाइम इंडिपेंडेंट, इसका मतलब वेलोसिटी 0 आएगी। डायरेक्ट लिख देने का। आया ना? सब लोग का रिप्लाई नहीं आ रहा यार मेरे को, ये सब लोग गाना गाने में लग गए। कमान कमान कमान। अरे मैं क्या, समझ में आ रहा है कि मैंने मोबाइल में से घुस के मारना है? चलो, मैं यहाँ पे निक्कर में टी शर्ट में गाना गा रहा हूँ, इज द टाइम टू डिस्को बोलता है। वो खत्म हो गया, इज द टाइम टू डिस्को, नया चैप्टर नया गाना। एक ही गाना थोड़ी गाते बैठेंगे। सर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स क्यों दिया था? आदित्य प्रजापति, आपको आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया था। समझे? और आप बेवकूफ बन गए। इसलिए अगर आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे पेन थोड़ा रुका रहा था, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालने वाला था, पर मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा हो जाए मस्ती मजाक, इसलिए मैंने लिख दिया आगे। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। इसका आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और आप, मैं जानता हूं कि इसका आंसर आप मुझे देंगे, क्योंकि अभी आप थोड़े रेडी हैं माहौल में। x बराबर, सबके पेन तैयार रहने चाहिए, सबके पेन तैयार रहने चाहिए। रेन निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइक्लोन। आधे बच्चे, सर आगे भी तो गाओ। आ गया साइक्लोन, अभी आगे गाओ। चंद्र प्रभा का आंसर है विद इन 2 सेकेंड्स। लड़की ने आंसर दिया है विद इन 2 सेकेंड्स। बहुत ही बढ़िया बात है। कभी कभी मुझे लगता है मुझे क्रिकेट में कमेंट्री करनी चाहिए। पायल प्रजापति का अगला आंसर। आदिल सर आंसर तो बताओ। नहीं, आंसर नहीं बताऊंगा, खाली ये बताऊंगा किसने आंसर दिया है। कृष पटेल। अभी जो भी आंसर्स आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं।
मतलब कृष पटेल का आंसर बाकी लोग के साथ मैच नहीं कर रहा है, कर्ण जाधव का आंसर मैच नहीं कर रहा है, रुद्र झा का आंसर मैच नहीं कर रहा है, अवनी अलग आंसर है, दित्या का तो अलग अलग ही आंसर है, आंचल यादव तो और अलग आंसर है। बहुत ही बढ़िया, आंसर की लाइंस लग गई हैं। संदीप राम का तो और एक कड़क आंसर है। दीक्षिता पाटिल का आंसर 0 है, पता नहीं उनका 0 आंसर कहां से आ रहा है। कनिका शर्मा, आई थिंक यू हैवंट पुट द वैल्यू। 25, 30, 15, √125, बहुत बहुत भतेरे आंसर आ चुके हैं। यू अंडरस्टैंड भतेरे? यू अंडरस्टैंड द वर्ड भतेरे? भतेरे। एनीबडी फ्रॉम हरियाणा? भतेरे, यू अंडरस्टैंड भतेरे? भतेरे मीन्स मैनी। Sir, the answer is 25. The answer is 5√2. कृष पटेल ने अपना आंसर चेंज करके 25 कर लिया है। साई का आंसर 125 है। इतने आंसर्स देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूं। अबे करूं क्या सॉल्व? हो गया तुम लोग का। मुझे तो ना चैट एवरीवन पे रखना चाहिए ताकि सब लोग को दिखाई दे कि सब लोग कैसे कैसे आंसर देते हो, और आंसर देखने के बाद मेरा दिमाग का दही कैसे होता होगा। ओके ओके, लेट मी स्टार्ट। वेलोसिटी बराबर, नहीं मैं बोलूंगा नहीं, मैं सॉल्व करूंगा। मैं बहुत बोल रहा हूं, मैं फटाफट सॉल्व करूंगा। जी मैं क्या, किसी को समझ में आ रहा है? कितने लोग का आंसर सही था? समझ सर, आधे लोग का सर समझ में आ रहा है पर आंसर नहीं आ रहा है सर। आप मुद्दा समझो सर, आप मुद्दा समझो। समझ में सब आता है सर, खाली आंसर नहीं आता। पता नहीं सर क्या बुरी बात है हमारे में। समझ में सब आता है सर, आंसर ही नहीं आता सर। ओ जी मैं क्या, हाँ या ना तो कर दो। आया था, समझ में आया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई गॉट इट राइट बट वॉजंट श्योर। यही तो पंगा है, यही तो पंगा है। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, स्पेशली आप जब एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे, और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आंसर पे, या कभी आप रेगुलर एग्जाम में बैठते हो और आप अपने बाजू वाले से पूछते हो तेरा क्या आंसर है, मेरा आंसर ये है, तेरा क्या आंसर है, मेरा आंसर ये है, आपको हरदम यही लगता है कि उसका आंसर सही होगा और आपका आंसर गलत होगा। सुमित का आई वॉज सो क्लोज ऑफ आंसर। क्लोज होके नहीं चलेगा ना, सही होना चाहिए।
सत्यम बोलता है टी की वैल्यू पुट करना भूल गया। हाँ सत्यम, मैंने आंसर देखा था आपका, मैं बोलने वाला था आपको, पर तब तक मैंने स्टार्ट कर दिया। आपने ये सही किया था सत्यम, मैंने देखा था आपका आंसर, यू आर हियर, आप यहाँ पे थे। 5 + 10t आपने कमेंट किया था, मैंने देखा था। चलो कोई नहीं सत्यम, डेरिवेटिव करना तो आ गया, आधी खुशी मना सकते हो आप। मैं फटाफट चैप्टर का रिवीजन दे रहा हूं, अभी तक से मैंने जितना पढ़ाया। आज हम पढ़ रहे हैं मोशन इन 2D, यानी कि मोशन इन अ प्लेन। पहला पेज ही सब कुछ है। अगर पहला पेज आपको समझ गया होगा तो आगे तो कहानी ऐसे ऐसे ही कर रहे थे हम लोग। आगे की कहानी तो बच्चे को भी समझ में आएगी जिसने पहले के 2-3 लेक्चर अटेंड किए हुए हैं। मोशन इन अ प्लेन समझने का मेन रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि रियल लाइफ में हम लोग सीधी सीधी गाड़ी नहीं चलाते, हम लोग टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाते हैं, है ना। कभी रास्ता इधर जाता है, कभी रास्ता इधर जाता है। तो जब हम गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलाते हैं तो इसका मतलब हम एक्स में भी जाते हैं, हम वाई में भी जाते हैं। तो इस तरह की चीजों को मोशन इन 2D बोलते हैं। इन चीजों में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम डिस्प्लेसमेंट पढ़े, वेलोसिटी पढ़े, या अगला चीज हम एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं, है ना। एक्सेलरेशन के बारे में मैंने अभी तक से बात नहीं की है, आज नहीं करा रहा हूं एक्सेलरेशन, बिकॉज मैं आज सिर्फ वेलोसिटी के साथ ही आपको छोड़ना चाहता हूं, ताकि आपका दिमाग वेलोसिटी में रहे, नया चीज नहीं शुरू करना चाहता हूं। तो आज हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, आज हमने वेलोसिटी पढ़ा, कल के लेक्चर में हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। पर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी समझ में आया तो एक्सेलरेशन आपके लिए हलवा रहेगा। मेन बात क्या समझनी है कि हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स डिस्प्लेसमेंट में भी होंगे, वेलोसिटी में भी होंगे। ये आपने मेन बात समझनी है। डिस्प्लेसमेंट की शुरुआत हमने 2 पोजीशन वेक्टर से की। एक इनिशियल पोजीशन का वेक्टर है, एक फाइनल पोजीशन का वेक्टर है। दोनों पोजीशन वेक्टर्स को माइनस करके हम लोगों ने हमारा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर निकाला। क्यों हमने पोजीशन वेक्टर को माइनस किया, इसका एग्जांपल भी आपको दिया गया, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल ही डिस्प्लेसमेंट होता है। ग्राफिकल वे में भी आपको समझाया गया कि आप R2 वेक्टर को R1 वेक्टर के साथ माइनस करें तो आपको R2 - R1 वेक्टर मिलेगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद सेकेंड पेज में टाइम की चर्चा की गई। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो कृपया करके इसमें आई कैप जे कैप ना लगाएं। बस इतना देखें कि इनिशियली कितना टाइम हो रहा था, फाइनली कितना टाइम हो रहा है, दोनों को माइनस करें, आपको टाइम मिल जाएगा। पर टाइम की चर्चा क्यों की गई, क्योंकि अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो करना पड़ेगा। तो टक 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 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया, बाद में एवरेज वेलोसिटी का एक वेक्टर फॉर्म आया, और वेक्टर फॉर्म की मदद से डायरेक्टली हम लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। इस चीज का प्रयोग आज के लेक्चर में नहीं हुआ, इस चीज का प्रयोग आज के लेक्चर में नहीं हुआ। आज के लेक्चर में आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू द डेरिवेटिव। मैं आज के लेक्चर में डेरिवेटिव करना ज्यादा सिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, वो स्केलर्स एंड वेक्टर्स में किया है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं जानता हूं आप संभाल लोगे, कि अगर डायरेक्टली आपको एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर दिया गया और डायरेक्टली बोला गया बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपको आगे टाइम नहीं लगेगा करने के लिए, मुझे ये पता है। अब क्या, अब क्या आगे, अब आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब निकालनी है, मैंने क्या कहा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। शिवम जय हिंद ने कुछ कमेंट किया है कि सर मेरा फ्रेंड है, वो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना है, तो वो पूछ रहा है कि चलेगा कि सिर्फ फिजिक्स अटेंड करेगा। तो हाँ चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, चलेगा, फिजिक्स अटेंड किया तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ चलिए, हाँ मैं आपसे ये कह रहा था कि जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करें तो आप डेरिवेटिव करें। फिर हमने एग्जांपल्स लिए, स्पेशली जब मैंने ये पहला वाला एग्जांपल लिया, मैंने कोशिश किया कि मैं आपको यहाँ पे टाइम दूं, ताकि फिर आपको वो मैग्नीट्यूड वाला भी समझे। दूसरा वाला एग्जांपल वाज अ शॉक फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि पार्टिकल एट रेस्ट कैसे दिखाई देगा, कैसे पता करना है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में टाइम नहीं होना चाहिए। लास्ट वाला एग्जांपल आप लोगों ने सही किया, कुछ लोगों ने, और ये था हमारा आज का लेक्चर, 7 पेज का था। पढ़ाई चालू किया, पढ़ाई चालू किया, मेरे इज्जत का फालूदा करोगे तुम लोग। यू अंडरस्टैंड देयर इज अ न्यू फालूदा इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज इज्जत का फालूदा। ये करोगे मेरा, तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बाद में मार्केट में ये मार्केट में चालू हो जाएगा, तुमने मेरे से पढ़ के फेल हो गए, मेरे से पढ़ के तुम अच्छे मार्क्स नहीं लेके आए। भाई कुछ कमी है तो बता दो,
कि सर थोड़ा और जोश से पढ़ाओ, सर थोड़ा और ऐसा पढ़ाओ, सर थोड़ा और ऐसा पढ़ाओ, जो तुम बोलोगे वो करने के लिए तैयार हूं, बस खाली पढ़ाई चालू कर दो यार, बस पढ़ाई चालू कर दो। इज इट ओके? सब पढ़ाई चालू करेंगे? पढ़ाई चालू करेंगे पक्का? साई फाइनल इक्वेशन जो आपका वेलोसिटी का आ रहा है उसमें भी आई कैप जे कैप आ रहा है, ठीक है? तो आप फाइनल मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। सर क्या 23 नवंबर से स्कूल चालू होंगे? क्योंकि कल न्यूज में बोला था कि मुंबई के तो नहीं चालू हो रहे हैं, पुणे के हो रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स हैं, पर मुंबई में 31 दिसंबर तक नहीं चालू होंगे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। चैट सेक्शन में रिप्लाई किया है, आपका अटेंडेंस हो जाएगा, टेंशन मत लो। शिवम बोलिए उसको अटेंड करने के लिए, टेंशन मत लीजिए। फिजिक्स तो रेगुलरली अटेंड करेगा। आज इन्फिनिटी है, आज मैथ्स का इन्फिनिटी होगा, मैथ्स का इन्फिनिटी होगा आज। ठीक है, चलो बाय।